अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। पाकिस्तान के माली साल 2025-26 का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे, जिसकी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। अब तक सामने आने वाली तजावीज़ के मुताबिक बजट में बाज़ शोबों को रिलीफ मिलने का इम्कान है, जबकि कई मनसूबों में कटौती भी की जा सकती है। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त के लिए पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर 5 साल लीवी आयद करने की तजवीज़ शामिल की गई है। इसी तरह लैपटॉप और स्मार्टफोन्स की बैटरीज और चार्जर्स की मकामी तैयारी के लिए टैक्स मराद दी जा सकती हैं। FBR ज़रा के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनाजुब से रिलीफ दिया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई सख्त करने की तजवीज़ शामिल की गई है। नकद लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इकदाम ज़ेर गौर किए जा रहे हैं, जिनमें पेट्रोल पंप से नकद अदायगी पर फी लीटर 200 से 3 रुपये इजाफी कीमत और मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स की नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स आयद किया जा सकता है। इसके बरक्स क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट्स पर सहूलत देने का प्लान बनाया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत से तनख्वाहों और अलाउंसेस में नुमाया इजाफे का मुतालबा करते हुए कहा कि कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मुलाजमीन ने यह भी खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो 10 जून को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। हुकूमत नए बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी देने के मूड में नजर आ रही है। हुकूमत छोटे किसानों के लिए भी रिलीफ इकदाम की तैयारी कर रही है, जिनमें कर्ज स्कीमों का इजरा और पैदावारी लागत में कमी शामिल है। साथ ही पैदावारी और तामीराती सनत के लिए भी टैक्स रिलीफ तजवीज़ किया गया है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान इन तजावीज़ पर तफसीली बातचीत हो चुकी है और IMF का इब्तिदाई रद्दअमल काफ़ी मज़बूत रहा है। IMF ने रिलीफ देने के बदले मुतबादिल रिव्यू प्लान तशरीफ देने और तश्कील देने की शर्त आयद कर दी है। पाकिस्तान पर IMF सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके तक महदूद रखने और पेंशन बिल में कमी और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती पर जोर दे रहा है। IMF ने 14,300 अरब रुपए टैक्स का हदफ तजवीज़ किया है, जिसमें नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम शामिल होंगे। मौशी माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता बरस का बजट एक बहरान का बजट था, जबकि इस मरतबा बहरान की शिदत कम ज़रूर है, लेकिन मईशत अब भी मामूल पर नहीं आई है। रिलीफ देना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि टैक्स आदाफ पूरे नहीं हो सके हैं। तो क्या एक बार फिर मुश्किल बजट हो सकता है? क्या अवाम दोस्त बजट होने का दावा इस बार भी सिर्फ दावा ही साबित होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। न्याज़ मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। न्याज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आमिर रफ़ीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों माहिर मईशत हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त निकाला। न्याज़ साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, ये बताइएगा कि बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को। मईशत बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी इसको स्टेबल मईशत नहीं कहा जा सकता है। और अभी बजट भी आ रहा है, हुकूमत ने बजट पेश करना है। गालिबन 10 जून की तारीख सामने आ गई है। तरक्याती बजट में तो कुछ कमी की है हुकूमत ने, 1500 अरब से 1000 अरब पर उसको ले आए, लेकिन सर टैक्स आदाफ हासिल नहीं हुए हैं। दिफाई बजट भी बढ़ाना है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी करना है, सूबों का बजट भी बढ़ाना है। सर, आपको लग रहा है कि मुश्किल बजट हो सकता है हुकूमत के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि कोई बहुत ज़्यादा यानी हमारी जो माशी सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं है। जो एक क्राइसिस थी पिछले 2-3 साल से, उसमें तो जाहिर है कमी आ गई है। और उस क्राइसिस को जिस तरह कंट्रोल किया गया है, वो IMF के स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं कि जी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, रुपए को डिवैल्यू कर दें, आप इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, आप हुकूमत का जो खर्चा है वो कम कर दें। इन तमाम चीज़ों से ये होता है कि जो हमारे खसारे हैं, दो बड़े बड़े, एक फिस्कल डेफिसिट और एक करंट अकाउंट डेफिसिट, वो काबू में आना शुरू हो जाते हैं। क्राइसिस शुरू इन्हीं से होती है कि ये खसारे बहुत बढ़ने लगते हैं। जब आपका फिस्कल डेफिसिट और मनी सप्लाई बढ़ती है तो फिर उससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो उससे आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो गिरने लगते हैं और फिर पैनिक फैल जाता है कि जी अब 3 महीने के रिजर्व रह गए, 2 महीने के रिजर्व रह गए। फिर आपको भाग के IMF के पास जाना पड़ता है और वो शराइत लगाता है कि जी फिस्कल डेफिसिट कम करो, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करो। तो उससे जब आप करना शुरू करते हैं, इन्फ्लेशन कम हो जाता है, डिवैल्यूएशन रुक जाती है। मगर उसका जो आपकी रियल इकोनॉमी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जॉबलेसनेस जो है वो बहुत बढ़ जाती है, लोगों के पास काम नहीं होता।
पॉवर्टी वगैरह जो है बहुत बढ़ जाती है। तो अब हम उस दूसरे स्टेज में हैं कि आपने फिजिकल डेफिसिट को तो अब भी इतना काबू में नहीं किया, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे थे टैक्सेशन के जो हमारे टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हुए। करंट अकाउंट डेफिसिट बहरहाल जो है वो काबू में आ गया है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रुपी जो है वो स्टेबल है काफी 1-1.5 साल से। मगर जो रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी ना हुकूमत को, वो अभी तक कहीं नहीं नजर आ रही हैं। और रिफॉर्म्स के बहुत सारे एरियाज हैं। एक तो यही जी। टैक्सेशन के, आप अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं, उन्हीं लोग पर आप जो है नए नए टैक्सेस लगाते रहते हैं। सैलरी क्लास, जो आपकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल इकोनॉमी है, उस पे नए टैक्सेशन के लिए जो है आप सेक्टर्स पे नहीं लगा पाते। रिटेल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। फिर दूसरा जो चैलेंज है कि जो आपकी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उन पे इतना आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। जो आपका पावर सेक्टर है उसका बुरा हाल है। और फिर जो है कोई नया विजन आप नहीं क्रिएट कर पा रहे कि जी हम अपनी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसकी क्वालिटी बढ़ाएं, स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए। वही पुराने तौलिए बनियान वगैरह उसी पे हम अभी तक लगे हुए हैं पिछले 30-40 साल से। कोई हमारी एक्सपोर्ट की जो गुड्स हैं उनमें बेहतरी नहीं आ रही, जो कि बहुत जरूरी है इस दुनिया में ठीक। compete करने के लिए। तो रिफॉर्म बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करती तो फिर टैक्सेशन लगाना भी मुश्किल होता है। तो एक विशियस साइकिल है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है ना आपको स्टेप्स लेने हैं कि एक नई किस्म की आप इकोनॉमी जो है स्टैब्लिश कर सकें। अब इस बजट से पता बिल्कुल चलेगा। ठीक। बजट जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल होता है, और उसका पर्पस ये नहीं होता कि मैथमेटिकल के जी आपके जो रेवेन्यूज हैं वो एक्सपेंडिचर्स के बराबर हो जाएं। हम्म। बजट के थ्रू आप अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी सोशल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बजट को जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, खाली अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी इंडस्ट्रियल सारी जो पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक एंड सोशल, उनकी आपको उसमें झलक नजर आनी चाहिए कि ये बजट जो है उनको अचीव करने में मदद देते रहे। मगर वो ठीक। आपको कभी भी नहीं नजर आता पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। आमिर रफ़ीक साहब, आप क्या समझते हैं? नंबर्स की बुनियाद पर तो सर कह सकते हैं कि मईशत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अगर सर रियलिटी को देखें, हमारे रिजर्व बेहतर हुए, लेकिन उसमें दोस्त ममालिक के वो कर्ज है जिनको हमने रोल ओवर कराया, उसके अलावा और IMF का जो प्रोग्राम है उसके अलावा तो पाकिस्तान का अपना रेवेन्यू बड़ा कम है और रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। रेवेन्यू पाकिस्तान बढ़ा नहीं पा रहा है। टैक्स अहदाफ में मुसलसल नाकामी FBR को उठानी पड़ी है और 13,000 का सर हदफ था वो भी पूरा नहीं हुआ। अब आने वाले बजट में 14,000 से ज़ायद का हदफ पाकिस्तान सेट करने जा रहा है। सर, आप समझते हैं कि जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा मसाइल ख़त्म नहीं होंगे? थैंक यू वेरी मच सर, यू आर वेरी राइट कि हमारे लाइक अभी नियाज साहब भी बता रहे थे कि पाकिस्तान इज फेसिंग विद द पोली क्राइसिस, लाइक अ लॉट ऑफ इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। जी। और एज फार एज दिस रेवेन्यू कलेक्शन इज कंसर्न, तो हमारा एक वन ऑफ द मेजर इश्यूज ये भी है, लाइक टैक्स टू GDP रेशियो अराउंड 9 to 10% है, विच इज द लोएस्ट इन द रीजन। तो लाइक अगर विद दिस रेशियो हम ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। प्लस जो टैक्स हमारा जहाँ पे जो टैक्स की इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं, लाइक टैक्स इवेजन मैसिव लेवल के ऊपर है, वीक इन्फोर्समेंट ऑफ जो टैक्स लॉज हैं, नैरो टैक्स बेस जो लाइक ऑलरेडी भी बात हो चुकी है कि जो ऑलरेडी टैक्सड हैं उन्हीं को हम मजीद बर्डनाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली द सैलरी क्लास, उनको ओवर बर्डन किया हुआ है हमने। एंड ओवर रिलायंस ऑन जो हमारा है ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तो हमारा जो पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है इसको बड़ा ये क्रिटिकली अफेक्ट करता है। लाइक हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर जो है इसकी बुनियाद ही जो है दैट इज अ प्रॉब्लम। लाइक कि जो डायरेक्ट टैक्सेस उसके प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस भी जब भी लगा रहे हैं हम वो सैलरीड क्लास के ऊपर या जो ऐसे सेगमेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं कि जो रिच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी नहीं है, ऑलरेडी टैक्स बर्डन के अंदर हैं, उन्हीं के ऊपर हम टैक्स लगाए जाते हैं, इवन द डायरेक्ट टैक्सेस। वेयर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो वैसे ही रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर जो है इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन बट अगेन इस लो कलेक्शन की वजह से व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो हमारा जो डेफिसिट है दैट इज इंक्रीज। वो बढ़ रहा है। लाइक हमारे पास इतना
मार्जिन नहीं है ड्यू टू लेस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कि हम डेवलपमेंट की साइड के ऊपर हम कुछ एक्सपेंडिचर कर सकें, हम ग्रोथ को ज़्यादा फोकस करके अपने एक्सपेंडिचर कर सकें। तो वेरी स्क्वीज्ड किस्म की हमारे पास लाइक ऑप्शंस रह जाते हैं जब आपकी कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बट माय ओपिनियन इज़ कि टैक्स बेस को लाइक हम सुनते तो आते हैं कि जी टैक्स बेस को इंक्रीज करना चाहिए, बट दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, लाइक उसको हम रियल सेंस के अंदर उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहे। यानी कि जो अनटैप्ड सेगमेंट्स हैं उनको हमें टैक्स करना चाहिए। लाइक पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द मेजर इश्यूज ये भी है कि हमारे पास जो इकोनॉमी है दैट इज लाइक एक बड़ा सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है जो टैक्स्ड नहीं है। उसको आप ब्लैक इकोनॉमी कह लें, उसको शेडो इकोनॉमी कह लें, उसको अनटैक्स्ड इकोनॉमी कह लें, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कह लें, एक बहुत मेजर शेयर है इसका ना। तो जब तक उसको टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं लेके आएंगे, टैक्स बेस को इंक्रीज करना भी क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए व्हाट वी शुड गो फॉर कि टैक्स जो स्ट्रक्चर है इसको ठीक करने के लिए बड़ा स्ट्रक्चरल किस्म की, वेरी रेवोल्यूशनरी किस्म की हमें जो है चेंजेस रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक है। नियाज साहब, आप क्या तजवीज़ करेंगे, ये होगा कैसे, टैक्स नेट बढ़ेगा कैसे? क्योंकि हम देखते हैं जो ज़्यादा कमाने वाले सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देख लें, रियल एस्टेट सेक्टर को देख लें, एक्सपोर्टर्स को देख लें, उनकी टैक्स गिविंग है वो सबसे कम है पाकिस्तान में, जबकि तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। और मराद जो चाहिए होती हैं, सब्सिडीज़ जो चाहिए होती हैं, इन्हीं सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा हुकूमत से मराद भी चाहिए होती हैं। लेकिन सर उल्टा हो रहा है पाकिस्तान में, जिसको रिलीफ मिलना चाहिए उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। इस बार कुछ बात हो रही है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा और ये भी तजवीज़ कीजिएगा कि होगा कैसे, टैक्स नेट बढ़ेगा कैसे? देखिए जी, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए तो सिंपल सी बात है कि जी आपको पॉलिटिकल विल चाहिए होती है कि जी जो टैक्स से बाहर हैं, ये नॉर्मली वो जो है बड़े पावरफुल सेगमेंट्स जो होते हैं ना सोसाइटी के, ये वो लोग होते हैं। मसलन एग्रीकल्चर में कौन है, ये बड़े बड़े जो जमींदार हैं आपके। बेचारा जो छोटा किसान है, ज़ाहिर है उसकी तो इनकम ही इतनी नहीं होगी कि उस पर आप बहुत टैक्स लगा चुके। मगर जो लोग इवेट करते हैं वो जो है वो आपके बड़े जमींदार हैं, जिनके हजारों एकड़ की जमीनें हैं, उससे उनको इनकम भी आ रही है मगर वो टैक्स नहीं देते। फिर आप अर्बन सेक्टर में आ जाएं तो आपका रिटेल सेक्टर है, जो कि नून लीग का बड़ा हामी है। तो उस पे भी पिछले 5 6 7 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्कीमें आती हैं। अभी ये ताजवीर 2 स्कीम चल रही थी, आप रोज आप देख लें अखबार में उसका यही आ रहा होता है कि जी वो अपने जो जी टारगेट्स है उनको नहीं अचीव कर पाई। कुछ दुकानों पर जाएं, वहां पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा कि जी ये डायरेक्ट जो है एफबीआर की वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, इनका जो वो रजिस्टर है। मगर ज्यादातर जगह आप जाएं तो वही होता है कि जी वो कैश की बुनियाद पे चल रहे हैं, और अगर थोड़ा सा भी उन पे टैक्स लगाने की कोशिश करती है हुकूमत तो उससे यही होता है कि जी वो कोई फिर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, दे रिफ्यूज टू पे देयर टैक्सेस। तो एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है कि आप जो है हुकूमत उनको मजबूर कर सकते हैं कि नहीं जी आपने जो है बाकी जो जितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनकी तरह आप भी फेयरली अपना टैक्स पे करें। और फिर इतना बड़ा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो तो बिल्कुल ही नहीं पे करता, चाहे वो रिटेलर्स हों, और रिटेल इज अ बिग पार्ट ऑफ योर इनफॉर्मल इकोनॉमी, टैक्स नेट में वो नहीं आता। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो तो एक है पॉलिटिकल विल। अगर आपने पॉलिटिकल विल कर ली तो फिर नेक्स्ट स्टेप है टेक्निकलिटीज में चले जाएं कि जी डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। फिर जो एफबीआर का इस कदर अजीब किस्म का स्ट्रक्चर है जहां करप्शन बहुत ज्यादा है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट। मगर ये तमाम चीजें तो तब आएंगी ना जब पॉलिटिकल विल है। तो पॉलिटिकल विल ही जब मिसिंग है तो ये बाकी चीजें तो आ ही नहीं सकती। और फिर टैक्स तो इट्स वन स्मॉल पार्ट ऑफ द पजल, जैसे मैंने कहा। उसके अलावा आपको अपना पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना है, स्टेट एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करना है, ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करना है, और एक नया इकोनॉमिक विजन बनाना है कि हम अपग्रेड किस तरह करें अपनी इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट किस तरह बढ़ाएं। यानी हम सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, मगर जीडीपी ग्रोथ के पीछे जाके अगर आप देखें ना, जो 3 4 सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो टैक्स जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो, एक्सपोर्ट जीडीपी रेशियो,
मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी रेशियो, इन तमाम को अगर आप देखें ना, तो दीज आर द लोएस्ट इन आवर रीजन एज वेल एज ग्लोबली। टैक्स जीडीपी रेशियो, मेरे दोस्त ने जिक्र किया कि 9 से 10% के करीब होगा। इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो हमारा 12-13% से ज्यादा नहीं होगा। आप अपने रीजन में ही देख लें, बांग्लादेश इंडिया का इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो 30% से ज्यादा है, चाइना का 40% से ज्यादा है। तो यहां पर जब आपका इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो होता है तो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो ड्यूरेबल होती है। 40 साल से चाइना की चल रही है हाई ग्रोथ, 30 साल से इंडिया की चल रही है, 20 साल से बांग्लादेश की चल रही है। किस वजह से? कि उनकी ग्रोथ जो है वो आती है इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। हम वो कर नहीं पाते क्योंकि रिफॉर्म नहीं करते। तो हमारी ग्रोथ कैसे आती है? करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा के, मनी सप्लाई बढ़ा के, फिजिकल डेफिसिट बढ़ा के। उसका नतीजा क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट, मनी सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाने से आपके रिजर्व्स गिरना शुरू होते हैं, और 2-3 साल में जो है वो फिर जो है आपकी ग्रोथ खत्म होके क्राइसिस में खत्म होती है। यही मुशर्रफ के दौर में हुआ था, यही नून लीग के दौर में हुआ था, यही पीटीआई के दौर में हुआ था। तो ये बड़ा चैलेंज है कि ग्रोथ होती भी है तो वो गलत तरीकों से, और वो फिर क्राइसिस में खत्म होती है। तो पूरा एक रीवैम्पिंग की जरूरत है, और आपको वो कैपेसिटी नहीं नजर आती अनफॉर्चुनेटली किसी भी गवर्नमेंट में। इस सदी में आप देख लें, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई, ठीक। तकरीबन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो सबकी एक जैसी होती हैं। अवॉइड रिफॉर्म, ये जो माफियाज बनी हुई हैं इन्हें खुश रखो, ना एक्सपोर्ट बढ़ा सको, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सको। तो बस ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क की। बिल्कुल सही है। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं जो बात कर रहे हैं नियाज साहब के? हर अखबार में तकरीबन एक जैसी पिक्चर होती है, मामला चेंज नहीं हो रहे। सर, रुकावट किधर है? चेहरे तो नए आ जाते हैं, पॉलिसीज भी बनती हैं, लेकिन तसलसल पॉलिसीज का नहीं होता। अभी इस गवर्नमेंट ने एक नया प्लान लॉन्च किया है उड़ान पाकिस्तान के नाम से, 5 फ्रेमवर्क है। उसके तहत सर ख्वाब है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रेड वो भी बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को इंपोर्ट्स पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। सर, आप समझते हैं कि राइट डायरेक्शन में इस वक्त है और ये ख्वाब पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट ने देखा है पूरा होगा? अच्छा सर, इसमें लाइक अभी नियाज साहब ने दो चीजें बड़ी अच्छी बताई हैं हमें। वन इज कैपेसिटी एंड द सेकंड वन इज विल। लाइक अगर आपके पास विल है किसी भी चीज के करने का तो यू कैन डू। जो हमारा जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, जिनके पास पॉलिटिकल इकोनॉमी का कंट्रोल है, वेदर दे हैव द विल टू चेंज द थिंग्स, क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या वो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, मेन चीज ये है जिसके पास पॉलिटिकल इकोनॉमी है वही शो को रन करेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली जिन तबकात के पास है, अभी जिस तरह ये फ्यूडल जो एलीट है इनकी बात भी हुई, हमारे पास कैपिटलिस्ट एलीट है, हमारे पास फ्यूडल एलीट है। ये एलीट कैप्चर है हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर, एंड दैट एलीट जो तबकात हैं वो इनकॉरिजिबल एलीट है। ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जब ये चेंज करेंगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज है। तो ये मैसिव लेवल का जो हम रिस्ट्रक्चर चाह रहे हैं या एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, तो ये तो नहीं करने जा रहे। ये क्या, अगर डॉक्यूमेंट इकोनॉमी को करेंगे तो ये अपने साथ नाइंसाफी करने वाली चीज होगी जिन तबकात के कंट्रोल में ये चीजें हैं। एक चीज तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, ये पाकिस्तान के अंदर एलीट कैप्चर बड़ा इंट्रेंच किस्म का है। जब तक ये एलीट कैप्चर नहीं टूटता, नहीं खत्म होता, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। और दूसरा जो चीज है, एज फार एज दिस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात है, लाइक एक्सपोर्ट के लिए यू नीड इंडस्ट्री। लाइक आपके पास इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल बेस है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है, प्लस आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, आपका लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इतना आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि आप वहां पे खर्च कर सकें। अपने ह्यूमन कैपिटल जब आप बना ही नहीं रहे, जब इंडस्ट्रियल बेस बना ही नहीं रहे, सिर्फ बोरो करके आप चल रहे हैं, वो भी डेट ट्रैप के अंदर चल रहे हैं, उसी पे तो हमारा चल रहा है। अब ये रिजर्व जो है हमारे आर गोइंग अप, बट दीज रिजर्व्स आर बोरोड रिजर्व्स। लाइक इनका मेजर पोर्शन है वो हमारा लोन के साथ उसको आप लिंक करें कि वो लोन के ऊपर चल रहा है। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें कि एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा एज फार एज दिस बजट इज कंसर्न,
as far as these policies are concerned, तो पॉलिसीज के बैक के ऊपर जो है आपको जो पॉलिटिकल विल है दैट इज मिसिंग, और वो हो नहीं सकती क्योंकि जब ये चेंज होगा, स्ट्रक्चर जब चेंज होगा पॉलिटिकल इकोनॉमी का, तो उन तबकात को जो बेनिफिशरी हैं ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो वो उनके लिए ये चीज मेरा ख्याल है इज नॉट फ्रूटफुल, दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट टू चेंज बेसिकली। लेकिन अगर जब विल आ जाता है तो शायद हो सकता है कैपेसिटी भी बन जाए, लेकिन 77 ईयर्स से वही तबकात, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द पार्टीज आर, वही तबकात हमारे रूलिंग एलीट के तौर पे हमें नजर आ रहे हैं। ये टाइनी एलीट है, ये पैरासाइटिक एलीट है, ये हमारे लोगों का, गरीबों का खून निचोड़ के ये लाइक अपनी ग्रोथ करते नजर आते हैं। अब जीडीपी यहाँ से हम लाइक 10-15-20% भी हो जाए तो जीडीपी का जो डिविडेंड है वो एक खास तबके तक ही वो महदूद रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेगमेंट, टू मेजॉरिटी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उस तक में। तो बेसिकली द पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसका ही स्ट्रक्चर जो है दैट इज एलीट ड्रिवन, एलीट सेंट्रिक, एलीट कैप्चर्ड। तो ये जब तक नहीं चेंज होने वाला, तो व्हाट माय ओपिनियन इज कि एक मेजर किस्म का जो चेंज है वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट। जी अब आप क्या कहेंगे जिस अशराफिया की बात हो रही है सर, वही फिर हमें बताते हैं कि ये प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान मईशत की पटरी पर वापस आ गया है, पाकिस्तान ने मईशत में तरक्की करना शुरू कर दी है, अवाम दोस्त बजट की बात की जाती है सर, फिर ये सारी बातें फिर फजूल हैं, ये बातें छोड़ देनी चाहिए और लोगों को सुनना भी छोड़ देना चाहिए। जी सर, मेरा ख्याल है जब लाइक ये पॉलिटिकल सेंस लोगों का भी मेरा ख्याल है इंक्रीज होना चाहिए, ये एजुकेशन जो है ये होना चाहिए। IMF इज बेसिकली ये जो वाशिंगटन बेस्ड लेंडर्स हैं, दीज आर द इंपीरियलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, उनका अपना एजेंडा, लाइक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव देयर ओन एजेंडाज। वो वैसे हमें लोन नहीं दे रहे, वो वैसे हमें सस्टेन नहीं करना चाह रहे, वो तो हमें डेट ट्रैप के अंदर रखना चाह रहे हैं। These policies which are enforced by IMF, ये न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं, ये हमारे मेजॉरिटी के लिए आर नॉट बेनिफिशियल। ये जो टाइनी रूलिंग एलीट है ये ये एक्सेप्ट करते हैं उन पॉलिसीज को, ये डेमोक्रेटिक पॉलिसीज नहीं है, ये हमारे 25 करोड़ लोगों की। शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगा तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।